ये क्वेश्चन आता है आता है आता है। पहला क्वेश्चन क्या आता है, जहां तू नहीं वहां मैं नहीं, यही है यारी दोस्ती। ठीक है, जो एनडीएच भाई साहब है ना, वो यहाँ दगा दे जाते हैं। वो कहते हैं भाई तूने तो एकदम से लंबा ही गैप ले लिया, तू तो कहीं भी नहीं निकल रहा। मैं निकलूंगा भाई, मैं तो जा रहा हूँ, तो वो बता रही हो। चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, अनगिनत क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हेलो पिजन्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, जो कि एक मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस का। वो चैप्टर है आपका क्लास 11th बायोलॉजी का। ये टॉपिक्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर नीट एग्जाम हो, इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को छोड़कर जा रहे हो तो आप अपने 5 से 6 मार्क्स जो है वो छोड़कर जा रहे हो। एक और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इस वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो, उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। एक बार अगर ध्यान से सुन लोगे दिमाग में घुस जाएगा। ऑल्सो 5 से 6 मार्क्स यहाँ से आज पक्के करके जाओ। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की। मेन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज गिवन बाय गुत्सव एम्बिडन, ऑटो मेयरहोफ एंड जे परनासियानी। ग्लाइकोलाइसिस की स्कीम एक्चुअल में किसने दी थी, किसने ये प्रोसेस फाइंड करा था? गुत्सव एम्बिडन, ऑटो मेयरहोफ एंड जे परनासी, 3 साइंटिस्ट के नेम हैं। इन साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो फाइंड करा था। Glycolysis occur in cytoplasm of the cell. That are the most important point। मतलब अनगिनत क्वेश्चंस आ चुके हैं इसमें, चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, अनगिनत क्वेश्चन आ चुके हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को कई ऑप्शंस में फंसा भी दिया जा सकता है नीट एग्जाम में ये कहकर कि या तो ये मैट्रिक्स, क्या ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ग्लाइकोलाइसिस, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पेरिफेरल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्यों मैं ये बोल रही हूँ? क्योंकि इसके जो बाद आने वाला है क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो उनके ऑप्शंस लेकर इसमें भी डाल दिए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस आपका कहाँ परफॉर्म हो रहा है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा। अब जो ये पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये आपका बताता है कि एक्चुअल में जो ग्लाइकोलाइसिस पूरा प्रोसेस हो रहा है वो किस चीज के लिए हो रहा है। तो देखिए जरा, ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन एंड इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। मेनली जो ये ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है ये आपका स्टार्ट होता है ग्लूकोज से, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ग्लूकोज जाता है आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी वो पूरे ऑक्सीडेशन में जा रहा है। पार्शियल मतलब वो आधे ऑक्सीडेशन में, मतलब वो अपना हाफ ऑक्सीडेशन पूरा कर रहा है, जिसे हमने नाम दिया है पार्शियल ऑक्सीडेशन। एंड इट फॉर्म्स, क्या बनाता है वो? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो ये जरा ध्यान रखिएगा कि वो कितने मॉलिक्यूल्स बनाता है अल्टीमेटली? 2 मॉलिक्यूल्स। कैसे बनाता है वो भी हम पूरे प्रोसेस देखेंगे, बट रिमेंबर दिस पॉइंट, दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट। ग्लूकोज आता है पार्शियल ऑक्सीडेशन में, बनाता है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। अब फटाफट से बात कर लेते हैं पूरे प्रोसेस की। अब बात कर लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस की मेन प्रोसेस की। तो फटाफट से देखते हैं। ग्लूकोज हमारा स्टार्ट, मैंने अभी भी बताया था कि ग्लूकोज से हमारा स्टार्ट होता है एंड लास्ट में वो क्या बनाता है? 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के। तो इतना आप लोग स्टार्टिंग और एंडिंग पहले देख सकते हो, जो कि मैंने उस डेफिनेशन में बताया था। अब पूरा प्रोसेस की ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक कैसे बनता है वो देखते हैं। ग्लूकोज आपका कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अभी ये एटीपी एंड एनएडीएच को थोड़ा साइड में रख के चलते हैं, इसकी कहानी बाद में अच्छे से समझाऊंगी। ग्लूकोज आपका कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे एंड करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे जाके किस में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये बीच के जो कन्वर्जन है वो भी आप लोगों को देख सकते हैं, तो रिमाइंड रखना। ग्लूकोज सब में कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, देन फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में, देन ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में वो कन्वर्ट हो। अच्छा, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो एक्सचेंज भी हो सकता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से, यानी ये भी रह सकता है और इसमें इधर भी कन्वर्ट हो सकता है। फिर ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपको कन्वर्ट हो जा रहा है 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब ये याद रखो कि ये इसके बन जाते हैं आपके 2 मॉलिक्यूल्स। 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के आपके बन रहे हैं कितने? 2 मॉलिक्यूल्स। आगे देखिए, वो आपका कन्वर्ट हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट आपका कन्वर्ट हो जा रहा है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, जिसके आपके 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। याद रखना
फिर बता रही हूँ इन चीजों को भी याद रखो कि किस किस के दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा रखे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जिस जिस पर ब्रैकेट लग रहे हैं यानी उनके क्या हो रहे हैं, दो दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि जो आपके जो एनसीईआरटी में जो आपका लिखा हुआ है पूरी लिस्ट बना के दे रखी है ये किसी काम की नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ग्लूकोज का पायरुविक एसिड बन रहा है, कितने मॉलिक्यूल एटीपी के बन रहे हैं, कितने एनएडीएच के, केवल इससे काम नहीं चलेगा। आपको वो लिस्ट भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तो याद आपको करना है कि कितने कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। जैसे कि अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बन रहा है आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट, जिसके भी आपके दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो आपका कन्वर्ट हो जा रहा है फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, जिसके मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं कितने, दो। देन आपका अल्टीमेटली बन जा रहा है पायरुविक एसिड, एंड जिसके भी आपके कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स। तो ये तो थे आपके पूरे सारे कन्वर्जन्स जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। अब चलते हैं एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, एनएडीएच के कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, फटाफट से देखते हैं। सबसे पहली चीज आप लोगों को ये देखनी पड़ेगी कि कन्वर्जन्स किससे किस में हो रहा है, एटीपी से एडीपी में या एडीपी से एटीपी में, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स मतलब क्या करते हैं, नॉर्मली ये देख लेते हैं कि 1 2 3 ओके एंड ये रहा यहाँ पर 4, यानी वो लोग सोचते हैं कि 4 तो एटीपी बन रहा है, चलो अच्छी बात है। एंड यहाँ पर क्या देख लेते हैं, एनएडीएच जो आपका किधर है, ये रहा, देखो ये वाला पोर्शन जो है, क्योंकि ये यहीं से कंटिन्यू करके लिखा है, पूरा आ नहीं रहा था। एनएडीएच क्या है, एक एनएडीएच बन रहा है, यानी 4 एटीपी हो गए, एक एनएडीएच हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। अब कैसे है, ध्यान से सुनो। यहां पर आपका कन्वर्ट हो रहा है एटीपी से एडीपी में, समझे, एडीपी से एटीपी नहीं बन रहा, यानी एटीपी यहां पर आपका खर्च हो जा रहा है। तो यहां पर इसका एटीपी आप काउंट नहीं करोगे। यहां पर भी आपका एटीपी से एडीपी बन रहा है, यानी एटीपी यहां पर खर्च हो रहा है, ये भी आप काउंट नहीं करोगे। इसलिए बोल रहे हो, थोड़ा ध्यान से देखो। एनएडीएच आप लोगों को भले यहाँ पर एक बार दिख रहा है कि हाँ भैया एनएडी जो है वो एनएडीएच में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल मिल गया, नहीं, क्यों, देखो जरा आगे जाके आपके 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, दो मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए जब एक एनएडीएच यूज करा जा रहा है तो दो मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए कितने एनएडीएच यूज होंगे, दो होंगे। तो इसलिए यहां पर काउंट करा गया है कि कितने एनएडीएच हैं, दो एनएडीएच तो आपके यहां से हो गए। अब आगे देखिए, आगे आपको कहीं एनएडीएच नहीं मिलेगा, यानी हमें पता लग गया कि एनएडीएच के केवल दो ही मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं। अब एटीपी पे आ जाते हैं, ये काउंट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर एटीपी खर्च हो रहा है। यहां वाला आप लोग काउंट करोगे, एटीपी से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक एटीपी आपका ये हो गया, क्योंकि आगे जाके इसका कोई भी दो मॉलिक्यूल्स नहीं बन रहे, तो कितने एटीपी होंगे, एक ही एटीपी होगा। एक एडीपी से लेकर एक एटीपी आपका यहां पर बन रहा है, ये देखिए, ये भी क्या बन रहा है आपका, एटीपी यहां बन रहा है। यानी कितने एटीपी आपको टोटल मिल रहे हैं, दो एटीपी मिल रहे हैं, एंड वन एनएडीएच के, दो एनएडीएच के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, यानी दो एटीपी अल्टीमेटली में क्या मिल रहे हैं, दो एटीपी एंड दो एनएडीएच के मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन आता है आता है आता है। पहला क्वेश्चन क्या आता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, यानी साइटोप्लाज्म के सेल के साइटोप्लाज्म में। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि अल्टीमेटली कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बन रहे हैं, तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, कितने मॉलिक्यूल्स एटीपी के एंड कितने मॉलिक्यूल्स एनएडीएच के मिल रहे हैं। तो आपको ऑप्शन दे भी दिया जाता है कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच, तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना। या फिर आपको दे देंगे 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच, या फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, 3 मॉलिक्यूल ऑफ, कुछ भी दे सकते हैं, बट आंसर क्या है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से आपको क्या मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच। ये 3 पॉइंट्स याद रखना, दिमाग में रखना, बार बार पता नहीं कितनी बार इन पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, दो। एटीपी कितने बनते हैं, दो। एनएडीएच कितने बनते हैं, दो। दो 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 दो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ग्लाइकोलाइसिस में से मोस्टली यही क्वेश्चन आते हैं, और आ भी सकते हैं कि कितने कितने किसके मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और कन्वर्जन्स भी बीच बीच में से कभी कभी उठाकर दे देते हैं नीट एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखना। अब फटाफट से चलते हैं हम लोग क्रैब साइकिल पे। अब बात करते हैं फटाफट से क्रैब साइकिल की, जिसे हम, बहुत सारे नाम है भाई इसके, क्या क्या है देखो जरा, क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, या फिर टीसीए साइकिल। टीसीए यहाँ पर आपका है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब जैसे जैसे मैं आप लोग को साइकिल पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे आपको बताती भी जाऊंगी कि ये इतने सारे नाम इसके क्यों है। क्रैब साइकिल मैं आप लोग को बताऊं, क्रैब साइकिल इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इस साइकिल को डिस्कवर किया था उनका नाम था सर हेंस एडोल्फ क्रैब्स। तो
वही है, साइंटिस्ट अपने नाम पर भी अपनी डिस्कवरी का भी नाम रख देते हैं, तो इसलिए इनका नाम क्रेब्स साइकिल रखा गया था। सिट्रिक एसिड साइकिल एंड टीसीए साइकिल नाम क्यों था, वो मैं जब आपको उस पूरी साइकिल पढ़ाऊंगी तब आप लोगों को बताऊंगी। अब बात कर लेते हैं फटाफट से, एक पॉइंट है इसका मेन, वो ध्यान दीजिए। अगर ऑन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ये साइकिल कहाँ अगर होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ग्लाइकोलाइसिस आपका कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल पे। तो ध्यान रखो, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल पे नहीं, साइटोप्लाज्म सेल में, ठीक है। तो ध्यान रखो, आप लोगों को ऑप्शंस एक्सचेंज करके दे सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस पूछा है तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, और 3-4 ऑप्शंस दे देंगे। इसके लिए आप लोगों को मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और अदर ऑप्शंस दे सकते हैं। तो ध्यान रखो कि ग्लाइकोलाइसिस होता है आपका सेल के साइटोप्लाज्म में, एंड क्रेब्स साइकिल आपकी कहाँ हो रही है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो फटाफट से चलते हैं क्रेब्स साइकिल पर बिना टाइम वेस्ट करें। अब फटाफट से बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर टीसीए साइकिल, ठीक है। तो स्टार्ट हमारी यहाँ से होती है पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड। अब एक बात बताइए, सबसे पहले हमने क्या करा था, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हमारा क्या हो रहा है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल हमारी कंटिन्यू कर देगी ईटीएस पे यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, जिसकी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे ग्लाइकोलाइसिस में अल्टीमेटली क्या बने थे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बने थे। कितने मॉलिक्यूल्स से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट, अब एक ही चीज है, ठीक है। पायरुवेट हमारी ग्लाइकोलाइसिस आए। अब आगे हमारी कंटिन्यू हो जाएगी क्रेब्स साइकिल। तो बात करते हैं फटाफट से पायरुवेट से हमारे बाद आएगा एसिटाइल कोएंजाइम, क्योंकि हमारी जो पूरी साइकिल है ना, पहले एक बात सुन लीजिए, ये जो है हमारी मेन साइकिल, ये है हमारी क्रेब्स साइकिल में, क्योंकि साइकिल यहीं पर बन रही है, ये साइकिल में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये क्या है हमारी साइकिल, मेन क्रेब्स साइकिल। बट ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये है आपका लिंक रिएक्शन, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाली जो चीज है, क्या करते हैं जोड़ने को, मतलब लिंक कर रही है किसी चीज को। तो ग्लाइकोलाइसिस हमारा आया था पायरुविक एसिड, वो अब लिंक करने जा रही है क्रेब्स साइकिल में, इसलिए हमने इतने पोर्शन को क्या बोला है, लिंक रिएक्शन। और ये जो पूरी है हमारी, ये क्या है हमारी क्रेब्स साइकिल। सबसे पहले देखते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट हमारे ग्लाइकोलाइसिस से आए थे, ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए में जब ये कन्वर्ट करेगा, तो ये हमारा रिलीज करेगा पहला क्या, एनएडी को कन्वर्ट करेगा एनएडीएच में। ऑल्सो हमारी यहाँ पर क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी। CO2 क्यों निकलेगी, ध्यान से सुनो, क्योंकि आपका जो पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड है, वो होता है आपका 3 कार्बन का। एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पर कितना है आपके, 2 कार्बन का है। 3 कार्बन से 2 कार्बन में से 1 कार्बन रिलीज हो रहा है, वो कार्बन किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, CO2 की फॉर्म में। समझ में आए, इसलिए जहां जहां CO2 निकलेगी वहां वहां एक एक कार्बन कम होता जाएगा। ध्यान से देखना, अभी आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है। तो पायरुवेट जो है आपका कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम में, जिस किसके साथ, एनएडी को कन्वर्ट करा एनएडीएच में एंड CO2। मैंने यहाँ पर इंटू 2 क्यों लिखा है, ध्यान से सुनो। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स आए थे, याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना। उसके 3 कार्बन का होता है पायरुविक एसिड, बट उसके मॉलिक्यूल्स कितने थे, 2 मॉलिक्यूल थे। तो इसके 2 मॉलिक्यूल थे, पहले मॉलिक्यूल से पूरी साइकिल चलेगी, देन दूसरे मॉलिक्यूल के लिए पूरी साइकिल चलेगी, यानी टोटल हमारी जो पूरी क्रेब्स साइकिल है वो 2 बार परफॉर्म होती है। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया CO2, जब जब 2 बार साइकिल चलेगी तो 2 बार ही सारे काम होंगे। तो CO2 भी 2 निकली है, एनएडीएच के भी मॉलिक्यूल कितने निकले, 2 निकले। एसिटाइल कोएंजाइम में हमारा 2 कार्बन का है। अब जरा इधर आ जाइए, ये साइकिल आपकी यूं चलती है, देखिए ये ऐसे ऐसे नहीं चलेगी, इधर से आके यूं नहीं चलेगी। ये साइकिल आपकी ऑक्सैलो एसिटिक से स्टार्ट होती है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। तो ये आपका कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। 4 कार्बन के साथ ये एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन ने मिलकर क्या बना दिए, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। अब समझ में आया कि इसका सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों नाम है, इसलिए नाम है। पहला नाम तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है भाई। तो क्या नाम है इसका, सिट्रिक एसिड साइकिल। अब आगे सारा बात करते हैं, सिट्रिक एसिड आपको कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में, क्योंकि ये 6 कार्बन का है, आइसोसिट्रेट भी आपका 6 कार्बन का है, तो यहाँ पर कोई भी CO2 रिलीज नहीं होगी। एंड ये भी ध्यान रखिए कि जहां जहां CO2 रिलीज होगी वहां वहां NADH भी रिलीज होगा। यहाँ पर कोई CO2 रिलीज नहीं हो रही है तो कोई NADH भी रिलीज नहीं होगा। आगे देखिए, आइसोसिट्रेट आपका कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, जो कि किस कार्बन का है, 5 कार्बन का है। तो क्या होगा, एक CO2 निकलेगी, और जहां CO2 निकलेगी वहां पीछे पीछे NADH भी निकलेगा। ध्यान रखो, देखो हर में यही है, जहां CO2 वहां NADH, जहां CO2 नहीं वहां NADH भी नहीं, जहां तू नहीं वहां मैं नहीं, यही है यारी दोस्ती, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड किस कार्बन का है, 5 कार्बन का है। क्यों, क्योंकि एक CO2 रिलीज हो गया, यानी एक कार्बन उसमें से हट गया।
अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा आपका सक्सेनाइल CoA में। CoA यहाँ पर कोएंजाइम को बोलते हैं हम लोग, CoA। तो सक्सेनाइल कोएंजाइम में जो है आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। अब सक्सेनाइल CoA किस कार्बन, कितने कार्बन का है? 4, यानी 5 से 4 एक कम हो गया तो क्या निकलेगी? CO2 निकलेगी। CO2 निकली तो NADH भी निकलेगा। अब नेक्स्ट आ जाओ, सक्सेनाइल CoA कन्वर्ट हो जाता है आपका सक्सिनेट में। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज लिखना भूल गई, अभी लिख देती हूँ। देखिए यहां पर आपका नेक्स्ट पॉइंट कर लेती हूँ। जब सक्सेनाइल CoA कन्वर्ट हो रहा होगा सक्सिनेट में, तब आपके यहाँ पर दो कन्वर्जन और होंगे। पहला GDP आपका कन्वर्ट हो जाएगा GTP में, एंड ADP आपका कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। यहाँ पर यानी यहाँ पर एक ATP रिलीज हो रहा है एंड एक GTP रिलीज हो रहा है। कहाँ? ध्यान रखो, ये स्टेप्स पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी चीज कहाँ का रिलीज हो रही है। तो जब सक्सेनाइल CoA यानी कोएंजाइम कन्वर्ट हो रहा है आपका सक्सिनेट में, तब आपका एक GTP रिलीज होगा और एक ATP रिलीज होगा, जो कि कन्वर्ट करके आएंगे GDP और ADP से। अब सक्सिनेट भी आपका कितने कार्बन का है? 4, यानी कोई CO2 नहीं निकलेगी, कोई NADH नहीं निकलेगा। देन आपका कन्वर्ट हो जा रहा है फ्यूमेरिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड भी कितने कार्बन का है? 4, नो CO2 नो NADH। देन फ्यूमेरिक एसिड का आपका कन्वर्ट हो रहा है मैलिक एसिड में, नो CO2 नो NADH, क्योंकि वो भी 4 कार्बन है भाई। मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जा रहा है आपका अल्टीमेटली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, यानी फिर से, एंड वो आपका बस भाई फंस गए। ये मेन पॉइंट है यहाँ का, ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना कि केवल एक यही ऐसी जगह है जहां पर 4 कार्बन से 4 कार्बन में ही कन्वर्जन हो रहा है, कोई भी कार्बन कम नहीं हो रहा है, इसलिए CO2 तो निकलेगी ही नहीं। लेकिन जो NADH भाई साहब है ना, वो यहाँ दगा दे जाते हैं। वो कहते हैं भाई तूने तो एकदम से लंबा ही गैप ले लिया, तू तो कहीं भी नहीं निकल रहा। मैं निकलूंगा भाई, मैं तो जा रहा हूँ, तो वो बता तो रही हो। तो यहाँ पर NADH निकलेगा, यानी यहाँ पर NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट होगा, एक NADH यहाँ रिलीज होगा, लेकिन कोई CO2 रिलीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन टू 4 कार्बन में ही कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्योंकि पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स थे? 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो ये साइकिल कितनी बार चलेगी? 2 बार चलेगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, इंटू 2, यानी साइकिल फिर से चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यानी 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे यहाँ पर NADH के भी, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इधर के NADH के भी निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल CO2 के, 2 मॉलिक्यूल CO2 के, 2 मॉलिक्यूल NADH के, 2 मॉलिक्यूल ATP के। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि ये साइकिल 2 बार परफॉर्म हो रही है, क्योंकि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स थे। समझ में आ गया? ठीक है, अब जरा काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास अब टोटल ATP, हाँ अब हमारे पास टोटल NADH कितने हो गए एंड टोटल ATP एंड टोटल CO2 कितनी रिलीज हुई है इस स्क्रैप साइकिल से, तो वो फटाफट से देखते हैं। तो अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि कितने इस स्क्रैप साइकिल से कितने CO2 निकले, कितने ATP निकले एंड कितने NADH के मॉलिक्यूल्स निकले। सबसे पहले बात करते हैं अभी स्क्रैप साइकिल की। तो मैं यहाँ से लिंक रिएक्शन हटा दे रही हूँ, होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो मैं यहाँ से लिंक रिएक्शन हटा देती हूँ, यहीं पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर करती तो फिर ये पूरा जो है समझ नहीं पाते आप। तो यहीं पर मैं पूरी कैलकुलेशन कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स, आप खुद काउंट कर सकते हो, क्योंकि साइकिल 2 बार रन कर रही है। तो 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स ये हो गए 2, 4 एंड 6। कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? CO2 के 6 मॉलिक्यूल हो गए। अब बात करते हैं जरा NADH की, कि हमें NADH के कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH हमें यहाँ मिल रहे हैं, 2, 2, 4, 6 एंड 2 मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ मिल रहे हैं, यानी कितने हो गए टोटल? 8 मॉलिक्यूल्स। आप खुद देख सकते हो 8 मॉलिक्यूल्स हमारे कितने हो गए NADH के। अब जरा बात करते हैं ATP की, ये थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स होने वाला है। कैसे? मैं बताती हूँ, देखो जरा। हमारे जो NADH है वो आपके निकले हैं 8 NADH। अच्छा वो भी छोड़ो, सबसे पहले हम देखते हैं, मेरी बात सुना, जरा ध्यान से सुनना ये, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। इधर कर लेते हैं, 1 NADH मॉलिक्यूल अगर रिलीज हो रहा है तो वो आपको देगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। याद रखना, कितने मॉलिक्यूल्स? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। इस बात को जरा दिमाग में बिठा लो कि 1 NADH जो है वो निकालते हैं आपके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ठीक है, अब देखो जरा, ठीक है, इतना समझ में आया कि M1 NADH आपको दे रहा है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP।
अब जरा ध्यान से सुनो, अभी हम बात करेंगे केवल वन टर्न ऑफ साइकिल की, क्योंकि क्रेब्स साइकिल हमारी 2 बार चल रही है, तो अभी हम बात करेंगे केवल वन टर्न ऑफ साइकिल की। ठीक है, तो देखो जरा इधर कि जब वन एनएडीएच हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी दे रहा है, तो हमारे एक टर्न ऑफ साइकिल में कितने एनएडीएच हमें मिल रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। हमें यहाँ पर 4 एनएडीएच मिल रहे हैं। ये हालांकि ये कैलकुलेशन मैंने 2 टर्न की करी है, अगर आप इसकी भी करना चाहते हो चलो ठीक है, हम 2 टर्न्स की कर देते हैं पूरे क्रैब्स साइकिल की। सही बात है, ये भी तो गलत पड़ेगा ना, इसकी तो आप 2 की कर रहे हो, उसकी 1 की कर रहे हो, कर देती चलो 2 की कर देती हूँ। तो पहले देखो 4, चलो 4 छोड़ो 8 हो गए। अब 1 एनएडीएच देगा 3 एटीपी, तो 8 एनएडीएच कितने एटीपी देंगे? इतनी मैथ्स आती है कि नहीं? कितने हो गए? 24 एटीपी। समझ में आई? ये चलो मैंने पूरी क्रैब्स साइकिल की बात कर ली है कि हमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के मिल रहे हैं, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH के मिल रहे हैं एंड 24 मॉलिक्यूल्स हमें किसके मिल रहे हैं? ATP के मिल रहे हैं। अब जरा मेरी बात सुनो कि हम जो एक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कर रहे हैं, क्रैब्स साइकिल कर रहे हैं, मतलब जो भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं? मेनली ग्लूकोज बनाने के लिए। समझ में आ रहा? तो हम लोग बात करेंगे कि ग्लूकोज बनने में हमारे जो पूरा टोटल एटीपी है वो कितना यूज हो रहा है, जरा वो कैलकुलेशन देख लो। क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जरा तुम खुद बताओ, अगर तुम्हें पता हो। नहीं पता कोई बात नहीं, जिसको पता है वो बता सकता है कि नॉर्मली एटीपी बनते वक्त जो पूरी रिएक्शन लिखी जाती है उसमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स लिखे जाते हैं? मैं बता देती हूँ, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी लिखे जाते हैं। यानी ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनने में यहाँ पर 38 मॉलिक्यूल्स, 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स लगते हैं। तो वो कैलकुलेशन हम करते हैं कि 38 मॉलिक्यूल्स भाई यहीं से तो निकल कर आ रहे हैं एटीपी के, नहीं निकल कर आ रहे। तो हम लोग बात करते हैं कि 38 एटीपी कैसे बने, वो जरा बात करते हैं फटाफट से। हम लोग अभी क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्रैब्स साइकिल पढ़ा। उसके बाद जाके हमारा अल्टीमेटली ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन पा रहा है। तो हम लोग इसमें जब हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसकी जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम उसमें ग्लाइकोलाइसिस में जो इतने एटीपी मिले उसकी भी कैलकुलेशन लेंगे एंड क्रैब्स साइकिल और लिंकिंग स्टेप में अभी एक साथ ही बताया था इन दोनों में कितने एटीपी के मॉलिक्यूल बने हम वो भी लेंगे। देन पूरी कैलकुलेशन करके आप निकालेंगे कि कितने एटीपी यूज हुए। तो चलो अगर आप करते हैं, वेयर इज माय मार्कर, वेयर इज इट, चलो करते हैं फटाफट से। ग्लाइकोलाइसिस के जरा या तो वीडियो को रिवाइंड कर लो या फिर अगर आप लोगों ने लिखा हुआ मेरे साथ अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बैठे थे। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी निकले थे लास्ट में जाके एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच के निकले थे। ठीक है, अब मेरी जरा बात सुनो ध्यान से। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि 1 एनएडीएच हमें कितने एटीपी देता है? 1 एनएडीएच हमें कितने मॉलिक्यूल देता है एटीपी के? 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस बात को जरा ध्यान में रखना। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड 2 एनएडीएच। तो पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास कितने एटीपी है। देखो जरा 2 एटीपी तो ये हो गए, जब 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच 3 एटीपी दे रहा है तो 2 कितने देंगे? 6 देंगे। यानी 6 यहां से मिले एंड 2 प्लस 8 एटीपी, यानी 8 एटीपी हमें कहां से मिले? ग्लाइकोलाइसिस से। समझ में आ रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ये रहे, एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल अगर 3 दे रहा है तो 2 कितने देंगे? 2 3 6 और 6 प्लस 2 8 एटीपी हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिले। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्रैब्स साइकिल की। क्रैब्स साइकिल में हमें कितने एटीपी मिल रहे थे? अभी मैंने कैलकुलेशन करके बताई थी 24 एटीपी, राइट? तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ यहाँ पर क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 24 एटीपी। किससे मिल रहे हैं हमें? क्रैब्स साइकिल से। लिंकिंग स्टेप से याद करो कि हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच निकल रहे थे। जब एक मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच कितने दे रहा है? 3 एटीपी, तो 2 मॉलिक्यूल्स कितने देंगे? 6 एटीपी। सिंपल सी कैलकुलेशन लगाए, कितने हो गए हमारे पास? 6 एटीपी। अब जरा इन्हें आप लोग प्लस कर लो, क्या आंसर आता है? उतने ही मॉलिक्यूल आपका 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए यूज होते हैं। उतने मॉलिक्यूल, उतने ही एटीपी आपके 1 ग्लूकोज ऑफ मॉलिक्यूल बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, देखो जरा 24 को तो अभी साइड में रखते हैं। 6 और 8 कितने होते हैं आपके? 8 8 16, ये हो गया आपका 14। 24 प्लस 14 कर लो, कितने हो गए आपके? 30 30 38 38 हो गए ना? ठीक है, 38 एटीपी। समझ में आया आप लोगों ने? मतलब शायद 8th या 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ ली होगी ग्लूकोज के बनने की स्टेप। उसमें हमेशा लिखा जाता था कि 38 एटीपी। कहां से आ रहे हैं वो 38 एटीपी? 38 एटीपी कहां से आ रहे हैं? यहीं से तो आ रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कर रहे हैं, क्रैब्स साइकिल प्रोसेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ग्लूकोज बनाने के लिए। बन गया ग्लूकोज, कितने एटीपी खर्च हुए? 38 एटीपी। तो ध्यान रखो, ये बात नीट में भी आ सकती है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछ लिया जा सकता है आपको, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वहां पे भी पूछ लिया जा सकता है कि एक ग्लूकोज
उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एटीपी यूज होते हैं। तो मैंने आप लोगों को पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई है कितने हो रहे हैं, 38 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल यूज होते हैं। समझ में आया? क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस इजी वे से समझाइए, चाहे आप इसे 1.5x पर करके देखो, नहीं भी देखोगे 1x पे भी करके देखोगे, बहुत आराम से समझ में आएगी। ऐसा कोई मैंने लंबा ड्यूरेशन भी नहीं रखा है इस वीडियो का, जल्दी समझ जाओगे आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ATC की बात करेंगे, वो तो और ज्यादा ईजी है, आप लोगों को फटाफट से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। बहुत अच्छा लेक्चर था, मैंने आप लोगों को इसमें पढ़ाया क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी इजी वे से मैंने आप लोगों को पूरी कैलकुलेशंस भी करके बता दी कि कितने एटीपी यूज होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है वो आने वाली है ETS पे, उसे मिस मत करना, क्योंकि ये जो 3 टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। मैं क्या बताऊं, हर बार इसमें से क्वेश्चन आ जा रहे हैं, 5 से 6 मार्क्स 8 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे इन टॉपिक्स में से, बहुत आ जाते हैं इसमें से क्वेश्चन, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बन ही इतने रहे, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है मेरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी ETC की, उसको जरूर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी ये टॉपिक आप लोगों का समाप्त हो चुका है। अगर आपके लिए अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। क्यों? क्योंकि आप डालते हो मेरे कमेंट सेक्शन में डाउट्स, जब मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको दूंगी, अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हो तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाएगी कि आपके जो डाउट्स की सॉल्विंग वीडियो है वो आ चुकी है। So thank you so much. Keep studying.